हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीआर स्कूलिंग अड्डा। सो आज के दिन हम लोग आपके सिक्स्थ क्लास का जो एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस है, सिक्स्थ क्लास का जो क्यूरियोसिटी बुक है साइंस का, उसका सेकेंड चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सो वो चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस का क्यूरियोसिटी साइंस सिक्स्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो चैप्टर हम लोग देखेंगे। ओके, तो आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है। ठीक है, तो देखते क्या है। छाया मनयस्य पूर्व ननति नतिष्ठा ननति सरय मातिये मातिपे फलानयनप परार्वय रुखा सत्पुरुषा इर। तो इस श्लोक का मतलब है, ट्री स्टैंड्स इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स। पेड़ अपने आप खड़ा रहता है धूप में, लेकिन दूसरों को छाया देता है। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स लाइकवाइज, गुड पीपल बेयर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स। सो एक पेड़ जैसे धूप में खड़ा है, उस दूसरों को छाया दे रहा है, और उसके फल भी दूसरों के लिए ही है, उसमें जो फ्रूट्स आते हैं वो भी दूसरों के लिए ही है। उसी तरीके से अच्छे लोग जो रहते हैं वो खुद कष्ट सहते हैं, खुद टफ टाइम में रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए अच्छा ही करते हैं। ठीक है, अच्छा ही सोचते हैं। दे गिव टू अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड। वो क्या करते हैं भाई, अच्छे लोग दूसरों को जो अब उन्होंने अपने अंदर कमाया है, अपने आप कमाया है, वो दूसरों के लिए ही देते हैं। ठीक है, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, तो ये इस श्लोक का कहना है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक था। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये आपको पिक्चर दिया गया है, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Dr. Raghu and Maniram Chacha have been invited to the school by the science teacher, Madam Suleka, to facilitate an exciting nature walk. ओके, सो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये पिक्चर में देख रहे हो आप, ये सुलेखा टीचर है, साइंस टीचर है। इन्होंने मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु को बुलाया है स्कूल में। क्यों बुलाया है? क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए नेचर वॉक प्रिपेयर किया है, मतलब बगीचे में, फॉरेस्ट के आसपास बगीचे में घूमने के लिए, बच्चों को घुमाने के लिए एक नेचर वॉक प्रिपेयर किया है। इसीलिए उन्होंने मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु दोनों को ही बुलाया है। ठीक है, Dr. Raghu is a scientist at the nearby research laboratory, and Maniram Chacha is an elderly person from a nearby community. डॉक्टर रघु कौन है भाई? एक साइंटिस्ट है, नियर बाय पास में की एक रिसर्च लैबोरेटरी है, उस रिसर्च लैबोरेटरी में डॉक्टर रघु साइंटिस्ट है, और मनीराम चाचा जो है पास के ही एक समुदाय के, एक कम्युनिटी के बड़े आदमी है, एल्डर पर्सन है। ठीक है, मनीराम चाचा इज एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मनीराम चाचा किस चीज में एक्सपर्ट है भाई? बर्ड्स की आवाज का नकल करने में, बर्ड जैसा ही नकल करके आवाज निकालने में मनीराम चाचा एक्सपर्ट है। He is also brilliant at identifying a variety of plants and animals. मनीराम चाचा और किसमें एक्सपर्ट है भाई? अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स को, पेड़ पौधों को पहचानने में और एनिमल्स को पहचानने में मनीराम चाचा एक्सपर्ट है। ओके, सो नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है, टू prepare them for a nature walk, Dr. Raghu informs the students that the objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, तो बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए डॉक्टर रघु ने क्या कहा बच्चों को? इस नेचर वॉक का जो ऑब्जेक्टिव है, घुमाने ले जाने का जो तात्पर्य है, वो ये है कि बच्चों को एक्सपीरियंस हो कि सुंदर सुंदर बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधों को बच्चे देखे, जानवरों को भी बच्चे देखे, और प्रकृति को समझे, नेचर को समझे। इसीलिए लेके जा रहे हैं। डॉक्टर रघु ने बच्चों को समझाया। The students are excited to join them. They are curious to interact and learn from them. The teacher advised the students to carry a notebook and pen and a water bottle. तो बच्चों को जैसे ही डॉक्टर रघु ने बोला, सब लोग एक्साइटेड थे उनको ज्वाइन करने के लिए, सबको सीखना था, सब कुछ देखना था। ओके, बच्चे सारे क्यूरियस थे। अभी हम लोग कहीं पे घूमने जाएंगे, हमको लेके जा रहे हैं, तो हम भी बहुत क्यूरियस होते हैं कि भाई वहां पे जा रहे हैं हम लोग, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या देखने को मिलेगा, हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे।
ओके, तो उसके लिए हम बहुत ही क्यूरियस रहते हैं, तो उसी तरीके से स्टूडेंट्स भी बहुत ही क्यूरियस थे, ठीक है। तो उसी दौरान उनके टीचर ने बच्चों से कहा था कि आप लोग एक नोटबुक लेके आना, एक पेन लेके आना और अपने साथ अपना वाटर बॉटल भी लेके आना, ठीक है। रास्ते में अगर प्यास लग गया तो पीने के लिए पानी तो चाहिए होगा, तो इसलिए वाटर बॉटल भी मंगाया था। As they walk, they begin exploring the plants and animals around them. Dr. Raghu advised the students to notice the variety of smells in the park and emphasize respecting all living creatures and observing them without disturbing. Okay, तो बच्चे जैसे ही नेचर वॉक स्टार्ट किए, जैसे उन्होंने स्टार्ट करते ही एक्सप्लोर करना शुरू किए, वैरायटी ऑफ पेड़ पौधे उनको दिखाई दिए, जानवर उनको दिखाई दिए, ठीक है। तो डॉक्टर रघु ने उनको क्या एडवाइस दिया बच्चों को कि सब कुछ नोटिस करो, वहां पे वैरायटी ऑफ स्मेल्स आ रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे खुशबू आ रहे हैं, फूलों के, पेड़ पौधों के, अलग अलग वहां पे खुशबू आ रहे हैं, तो उनको ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो वो पार्क में जो आ रहे थे उनको ऑब्जर्व करो, उनको नोटिस करो, ठीक है। और क्या क्या नोटिस करने के लिए बोला, वहां पे बहुत सारे अलग अलग लिविंग क्रीचर से वहां पे ऑर्गेनिज्म से जानवर थे, तो उनको भी ऑब्जर्व करने के लिए डॉक्टर रघु ने बच्चों को बताया, वो भी उन जानवरों को बिना डिस्टर्ब किए, ठीक है, उन जानवरों को बिना डिस्टर्ब किए उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहा। Maniram Chacha tells the students to not only observe different plants and animals, but also to carefully listen to different sounds. मनीराम चाचा ने क्या कहा, सिर्फ पेड़ पौधे, अलग अलग पेड़ पौधे और जानवरों को देखना ही नहीं है, उसके साथ साथ अलग अलग आवाजों को भी आप लोग सुनिए, ऑब्जर्व करो कि कैसे कैसे आवाजें आप लोग सुन रहे हो। पार्क में अगर हम लोग जाते हैं तो बतेरी तरह की आवाजें हम लोग सुनते हैं, जानवर चिल्लाते हैं, पेड़ पौधों के ऊपर जो चिड़िया बैठती है वो भी आवाज निकालती है, तो बहुत सारे आवाज हमको सुनने को मिलता है। अगर उधर पानी गिर रहा है तो पानी का भी आवाज आएगा, नदी बह रही है तो उसकी आवाज आएगी, हवा चल रही है तेज से तो उसकी भी आवाज आएगी, तो बहुत तरीके के साउंड्स हमको सुनाई देंगे, तो वो भी ऑब्जर्व करने के लिए किसने कहा, मनीराम चाचा ने कहा। The students come across a variety of plants, including grasses, bushes, and large trees. They also observe a variety of birds sitting on the branches of trees, butterflies moving from flowers to flower, and monkeys jumping from one tree to another. They record their observation in their notebooks and discuss them with Dr. Raghu and Maniram Chacha. ठीक है, तो बच्चों ने वहां पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखे, उसमें से पेड़ पौधे भी थे, घास भी था, और झाड़ फूक भी थे, बहुत सारे ऐसे थे चीजें जो उन्होंने नोटिस किया, बहुत सारे जानवर भी थे, उन्होंने बटरफ्लाई को भी देखा, ठीक है, बटरफ्लाई को देखा जो बटरफ्लाई एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जंप कर रहा था, ठीक है। और उन्होंने बंदर को भी देखा जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जंप कर कूद रहा था वो, तो वो सब कुछ जो देख रहे थे बच्चे, वो सब कुछ नोट कर रहे थे अपने नोटबुक में, वो लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, रिकॉर्ड मीन्स मेंशन करना, ठीक है। तो अपने नोटबुक में सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशन लिखकर रख रहे थे, ठीक है। और उस बारे में डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से वो लोग डिस्कस भी कर रहे थे, ठीक है। The students can hear the crimping of birds. Dr. Raghu informs them that each bird has a unique shape. Okay, this is an example of a diversity in nature. Dr. Raghu requests Maniram Chacha to mimic calls of some birds. Maniram Chacha mimic different bird calls. The students enthusiastically start copying him. ठीक है, तो बच्चों ने बहुत अलग अलग बर्ड्स के आवाजें सुनी। क्रिम्पिंग मतलब क्या है, बर्ड्स जो आवाज निकालती है वो है, ठीक है। तो बहुत ही अलग अलग आवाजें सुनी उन्होंने बर्ड्स के। तो डॉक्टर रघु कहते हैं कि हर बर्ड का आवाज अलग अलग होता है, हर बर्ड का चिल्लाने का आवाज जो रहता है वो अलग अलग होता है। तो इसे देखकर ही हम लोग हमारे नेचर में डाइवर्सिटी को समझ सकते हैं। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरीके के आवाज, रहन सहन, सब कुछ होके, तो अलग अलग आवाज हमको सुनाई देती है, हर बर्ड की आवाज अलग होती है। तो वही डॉक्टर रघु बच्चों को बता रहे थे। और डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से रिक्वेस्ट किया कि आप जो बर्ड की मिमिक करते हैं, बर्ड कॉल्स की, तो साउंड कॉल की, तो आप क्या करो, डिफरेंट बर्ड कॉल की मिमिक करो, बर्ड्स के आवाजों का जो आप नकल करते हो वो आप मिमिक करके बताओ। तो मनीराम चाचा ने स्टार्ट किया मिमिक करना,
और बच्चे बहुत ही जोश से फुर्ती से मनीराम चाचा को कॉपी करके खुद भी नकल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू? शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर। क्या बोल रहे हैं, आपने अगर आपके आसपास कोई वेराइटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स को देखा होगा, तो आप क्या करो, उसको डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ, अपने ऑब्जर्वेशन को बोल रहे हैं। ठीक है। तो 2.1 में आपके जो डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस है, उसके कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे दिए गए हैं। प्लान अ नेचर वॉक विथ योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। नियर बाय फॉरेस्ट या पार्क में आप लोग नेचर वॉक के लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो उस नेचर वॉक के दौरान आप ऑब्जर्व करो डिफरेंट प्लांट्स को, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को। तो आप जब जाओगे तो उसको रिकॉर्ड करके रखो। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स, वहां पे जो गिरे रहते हैं पेड़ पौधे के पत्ते सूख के, तो उनको आप कलेक्ट कर सकते हो। फ्लावर्स को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो अपने स्क्रैप बुक में लगा सकते हो। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर, उनको उनके बारे में आप जानकारी रखो, उनकी देखभाल करो। आप लोग प्लांट्स को, एनिमल्स को देखभाल करो। ठीक है। तो क्या करना भाई, कभी भी लीव्स को आप प्लक नहीं कर सकते। ओके। फ्लावर और लीव्स को आप जानबूझ के प्लक मत करो, जानबूझ के तोड़ो मत। प्लक करना मतलब तोड़ना। ओके। तो जानबूझ के तोड़ो मत। ओके। तो आप सबके ऑब्जर्वेशन जो है आप अपने बुक में एग्जाम रिकॉर्ड करके रखो, उसको डिस्कस करके रखो, करके लिख के रखो करके बोल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपके कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, ग्रास का, तुलसी पौधे का, और हिबिस्कस मतलब जो हम लोग बोलते हैं गुदल बोलते हैं, गुदल का फूल, उसका भी पिक्चर यहाँ पे दिया गया है। और ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड अस, उसके एक टेबल दिया गया है। तो ये टेबल को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, कॉमन ग्रास कैसा रहता है, ठीक है, उसका स्टेम कैसा रहता है, लीव्स। तो ये टेबल देख के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो अपने आसपास देखे हुए चीजों का। ठीक है। तो यहाँ पे हिबिस्कस का दिया गया है लीव्स के वगैरह, यहाँ पे कुछ जगह खाली है, उनको आपको फिल करना है। इसके साथ आप ऐड भी कर सकते हो और भी प्लांट्स के जो आप ऑब्जर्व करते हो कैसा है, उसके स्टेम कैसा है, उसके लीव्स की शेप कैसे है, सब कुछ आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। ठीक है। what similarity and differences did you find among the plants and plants that you observe? आपने जो जो ऑब्जर्व किया है प्लांट्स को, उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और डिफरेंसेस है एक दूसरे के अंदर, तो वो आप देखिएगा। ठीक है। और ऑब्जर्व करिए कि वो छोटा है कि बड़ा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, किस शेप में है, कैसे उस अरेंजमेंट है उसका, ब्रांचेस कैसे हैं उसके, फ्लावरिंग कैसे हो रही है, फ्लावर्स कैसे अलग अलग है या फिर सेम है, शेप कैसे है उसका, परफ्यूम का जो फ्लावर का स्मेल रहता है, खुशबू आती है वो कैसे है, फ्लावर के कलर कैसे है, तो वो सब डिफरेंस को आप मेंशन करोगे, और उसमें सिमिलैरिटी क्या है और क्या है, सब आप मेंशन करोगे। ठीक है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट एनिमल्स। ठीक है। तो उसी तरीके से आपको एनिमल्स का भी लिस्ट बनाना है। एनिमल्स का लिस्ट बना के, तो वो कहाँ पे रहते हैं, उनका खाने पीने का सिस्टम कैसा है, ओके, तो कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, सब उनके बारे में भी आपको ये चार्ट में लिखना है। ठीक है। What are the similarities and difference among the animals that you have observed and record in table 2.2? तो आपने क्या जानवर के बीच में सिमिलैरिटी देखा, डिफरेंस देखा, वो आपको 2.2 के टेबल में मेंशन करना है। ठीक है। 2.1 में प्लांट्स का बताया था, 2.2 में एनिमल्स का बताया है, तो वो दोनों टेबल आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके। You would have observed that some animals live on land while some others live on trees. Birds live on trees, fish live in water, and some animals like frogs live on land as well as in water. Animals consume a diverse range of foods and exhibit a variety of movements. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे आपने ऑब्जर्व किया है, तो उसमें से कुछ जानवर पेड़ पौधों पे रहते हैं, कुछ जानवर जमीन पे रहते हैं। जैसे कि बर्ड्स पेड़ पौधों पे रहती है, फिश वाटर में रहता है, और कुछ फ्रॉग जैसे भी जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। तो उनके मूव करने का जो तरीका रहता है वो अलग रहता है, उनका वेराइटी रहता है। ठीक है। उनका फूड का सिस्टम का अलग रहता है। तो हर चीज में उनका एक जो उनका सिस्टम है अलग अलग रहता है। फिश का अलग सिस्टम है, बर्ड्स का अलग सिस्टम रहता है, फ्रॉग का अलग सिस्टम रहता है, डॉग्स का अलग सिस्टम रहता है, कैट्स का अलग सिस्टम रहता है। तो हर किसी का अलग अलग सिस्टम होता है, तो आप सब ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है। ओके। Sketch the plants and animals observed by you in your notebook or prepare a scrapbook with leaves
flowers from different plants and feathers from animals. Write all the details you have gathered about them. तो आपकी बुक में क्या करने के लिए कहा है, स्केच करने के लिए बोला है प्लांट्स और एनिमल्स का जिसको आपने ऑब्जर्व किया, या फिर आपके स्क्रैप बुक में आप लोग क्या कर सकते हैं, लीव्स वगैरह चिपका के आप लोग स्क्रैप बुक भी रेडी कर सकते हो, फ्लावर्स वगैरह लगा के, या फिर एनिमल्स के फेदर्स भी, बर्ड्स के जो फेदर्स कलेक्ट करेंगे उसको लगा के आप लोग स्क्रैप बुक भी रेडी कर सकते हैं, उसमें आप लोग इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं स्क्रैप बुक में, ठीक है। तो आपको वो करना है, स्केच तो करना है, ड्रॉ करना है, या फिर स्क्रैप बुक रेडी करना है, ओके। while traveling to and from school while traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals. Add the name of any plant and animals, any plant or animal that you have not listed before in table 2.1 and 2.2. तो 2.1 एंड 2.2 टेबल में आपको जो प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, उसमें क्या बोल रहे हैं, आप स्कूल से आते जाते समय देखना, अगर आप कोई ऐसे जानवर को देख रहे हो जो आप टेबल 2.1 और 2.2 में नहीं लिखे हो, मेंशन किए हो, प्लांट हो या फिर जानवर हो, तो वो आप अलग से उसको मेंशन करो, और उसके जो टाइप्स है उसके डिफरेंट, जो कंज्यूमिंग टाइप है उसका, घूमने फिरने का है, प्लांट्स है तो उसका शेप कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, उसके फ्लावर्स कैसे हैं, कलर कैसा है, तो वो सब उसके वेराइटीज को आप लिख के रेडी कर सकते हो, उसको नोट कर सकते हो, ओके। तो एक्टिविटी 2.2 में दिया गया है, क्लोज योर आईज फॉर 30 seconds and think of one plant and one animal that you have closely observed and appreciated very much. ओके, सो 30 सेकंड्स के लिए आंखें बंद करना है और आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा प्लांट है या फिर कौन सा ऐसा जानवर है जिसको आपने बहुत करीब से देखा है, उसको ऑब्जर्व किया है और आपको बहुत ही पसंद आया था, ठीक है। तो वो उसको बारे में सोचने के लिए कहा गया है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड, ओके। सो आपको क्या करना है, जिसके बारे में आपने आंखें बंद करके सोचा उसके बारे में आपको ड्रॉ करना है पिक्चर, वहां पे प्लांट का भी और एनिमल का भी आपके ब्लैक बोर्ड पे। What are your observations about the various plant and animals that have been drawn? ओके, सो आपने अभी जो भी ड्रॉ किया है उसके बारे में आपके ऑब्जर्वेशन कैसे थे, आपके ऑब्जर्व, अगर ऑब्जर्वेशन करेक्ट रहा होगा तो पिक्चर भी एकदम परफेक्ट आया होगा। तो आपने उस चीज में क्या क्या ऑब्जर्व किया था, कैसे कैसे आपने ड्रॉ किया है, उसको चेक करने के लिए बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे फिर एक पिक्चर दिया गया है जहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे बच्चे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही ड्रॉ कर सकते हो। हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड? क्लास के सारे बच्चे मिलकर ब्लैक बोर्ड पे कितने डिफरेंट प्लांट और एनिमल्स को ड्रॉ कर चुके हैं, वो देखने के लिए कहा गया है। डू यू थिंक दैट थ्री मे बी many there may be many more varieties of plant and animals other than those drawn on the board? बोर्ड पे जितने भी प्लांट्स और बर्ड्स के, प्लांट्स और एनिमल्स के ड्राइंग किए गए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स है और बहुत सारे एनिमल्स भी है। आपको ऐसे नहीं लगता क्या वो कुछ है, ठीक है। आप सोचिए उसके बारे में। द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन contributes to the biodiversity of that region. तो हर चीज का एक बायोडाइवर्सिटी जो रहता है, डाइवर्सिटी रहता है, जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं, जानवर जो रहते हैं जहाँ पे, प्लांट जहाँ पे रहते हैं अलग अलग तरीके के, तो उसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग पर्टिकुलर अलग अलग रीजन में रहते हैं उनको देख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी में। जैसे कि गर्मी के जो लोकेशन एरियाज होते हैं, जैसे कि रेती इलाका होता है राजस्थान जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, वहां पे ऊंट जैसे एनिमल को हम लोग देखते हैं, वहां पे पानी बहुत कम रहता है, रेत ज्यादा रहता है, तो ऊंट का स्ट्रक्चर हम लोग देख सकते हैं वहां पे। और ठंड जहाँ पे रहती है, जैसे कश्मीर हो गया, हिमालय हो गया, तो वहां पे जैसे कि याक वगैरह रहते हैं जो ठंडी को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अलग अलग जानवर अलग अलग रीजन में, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी में रहते हैं, ठीक है। Each member in the biodiversity of a region has a different role to play. For example, trees provide food and shelter to some birds and other animals. Animals help in spreading seeds after eating fruits, and so on. Can you think of more such examples? This shows that plants and animals are dependent on each other. तो उन्होंने क्या बोला है कि एग्जाम्पल के लिए आप जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में सोचते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो और हर बायोडाइवर्सिटी में रीजन में क्या रहता है, हर एक चीज का रोल अलग अलग रहता है, हर प्लांट का या फिर बर्ड्स का या फिर एनिमल्स का अलग अलग रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है,
जैसे कि ट्री है वो क्या करता है भाई, बर्ड्स को शेल्टर देता है, रहने के लिए जगह देता है, वो फ्रूट्स देता है, छाया देता है। ओके, तो उसके बदले में जानवर जो है या फिर बर्ड्स जो है वो क्या करते हैं भाई, ये फ्रूट्स को जो खाते हैं, खाकर सीड्स को, मतलब उसके बीज जो रहते हैं प्लांट के, वो बीज को अलग अलग जगह पे फेंक देते हैं। जैसे खा के वो फ्रूट दूसरे दूसरी जगह पे क्या करते हैं भाई, सीड्स को फेंक देते हैं। जो बारिश में क्या होता है भाई, सीड्स फिर से प्लांट बन के उग जाते हैं, फिर से प्लांट ग्रो करने में हेल्प होता है। तो ऐसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हर कोई। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो 2.2 में हम लोग देखते हैं अभी, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स? वुड अरेंजिंग them in groups help you better organize your school bag? तो क्या बोल रहे हैं भाई, हम लोग बुक्स और नोटबुक को कैसे ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी ग्रुप में अरेंज करते हैं, तो वो आपकी स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज करने में आपको हेल्प करता है क्या, पूछ रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस। we are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learnt in section 2.1. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे आसपास जो भी है वो हम लोग देखेंगे। वी आर सराउंडेड बाय वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है, ठीक है, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, सीखना है। और 2.1 में जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उससे भी और भी बहुत सारा है। ठीक है, वी कैन ग्रुप देम, हम लोग उनको ग्रुप कर सकते हैं उनके सिमिलैरिटीज के बेस पे और उनके डिफरेंसेस के बेस पे। ठीक है, एक्टिविटी 2.3 में हम लोग देखते हैं, लेट अस ग्रुप। ओके, collect pictures of various other plants and animals, cut their pictures from old magazines, newspaper, charts, and other sources, paste each of these picture on a different card. Okay, तो क्या बोला गया है, पिक्चर्स कलेक्ट करो आप लोग, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, कहीं पे भी प्लांट्स के, एनिमल्स के, उन पिक्चर्स को काट के आप लोग क्या करो भाई, अपने डिफरेंट कार्ड बनाकर उनको चिपका दो करके बोले हैं। डिवाइड यूर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 or 6 स्टूडेंट्स ईच। आपकी क्लास में आप 5-6 लोगों का ग्रुप करो। पुल द कार्ड्स prepared by the students in your group. Observe various features of plants and animals shown on the cards. Recall the features of plants and animals that you have listed in table 2.1 and 2.2. ओके, सो क्या बोला है, आपने जो कार्ड्स बनाए हैं वो कार्ड्स सभी लोग आप लोग ग्रुप में क्या करो भाई, बांट के लो। ओके, तो फिर आप उसमें ऑब्जर्व करो कि प्लांट्स और एनिमल्स को आपने कैसे कैसे कार्ड्स में उनको कैसे कैसे दिखाया है, उनके क्या है फीचर्स को ऑब्जर्व करो और आपके मेमोरी को रिकॉल करो, जो 2.1 और 2.2 टेबल में आपने प्रिपेयर किया था एनिमल्स के और ट्रीज के, प्लांट्स के बारे में, कि कैसे कैसे उनके वेराइटी है, उनका स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, फ्लावर कैसा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग उसके ऑब्जर्वेशन को रिकॉल करो। ओके, ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स, उनको ग्रुप करो उसके बाद में कि उनके कॉमन फीचर्स क्या क्या है। सॉफ्ट स्टेम के कौन से हैं प्लांट्स, उनको अलग करो। अगर आप बर्ड्स के कर रहे हो तो साउंड या फिर कलर उनका जो सेम है उनको अलग करो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उनको ग्रुप करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अगर एनिमल्स का है तो पानी में रहने वाले एनिमल्स को अलग करो, जमीन पे रहने वाले अलग करो, पानी और जमीन दोनों जगह पे रहने वालों को अलग करो। ऐसे ग्रुप्स बनाने के लिए कहा। Share and discuss the basis of grouping you have made with the other groups in your class. तो जिस बेस पे आपने ग्रुप किया है, अलग अलग उसको डिफरेंस बताए गए हैं, तो उनको आप लोग क्या करो, ग्रुप्स के बीच में डिस्कस करो। You will be surprised to see that the basis used by different groups may vary. What do you think are the reasons behind it? Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of plants as the basis for grouping, while others might have chosen presence or absence of flowers as the basis of grouping of plants. तो आप लोग डिस्कस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हर बच्चे का, स्टूडेंट्स का ग्रुपिंग करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी ने उसको ग्रुपिंग किया होगा उसके हाइट के बेस पर। कोई प्लांट्स लंबा है, कोई प्लांट छोटा है, तो लंबे पेड़ एक तरफ, छोटे पेड़ एक तरफ। दूसरे ग्रुप ने उसको ग्रुपिंग किया होगा कि एक पेड़ पे कोई फ्लावर आता है या फिर दूसरे पेड़ पे फ्लावर नहीं आता है, फ्लावर आने वाले पेड़ एक तरफ, फ्लावर ना आने वाले पेड़ एक तरफ। तो उस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग कैपेसिटी में आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग करते हो, तो उसके बारे में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रेजेंस अब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, उसके बेस पे आप कर सकते हो। हार्ड और सॉफ्ट स्टेम के ऊपर कर सकते हो। ईटिंग हैबिट्स के ऊपर कर सकते हो एनिमल्स का। प्लेस दे लीव, उसके बारे में भी आप लोग कर सकते हो।
You may have a grouped animals based on a varied features such as what they ate, what they eat, where they live, what color they are, and how they move. तो उसके बेस पे भी आप लोग कर सकते हो, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे चलते हैं, किस जगह पे रहते हैं, उस चीज पे भी आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो. What is the importance of grouping? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. ग्रुपिंग क्या करता है, मैं हमको उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे उनको स्टडी करने के लिए हमको आसानी होती है. ग्रुपिंग करने से हमको इजी होता है स्टडी करने के लिए. विल लर्न मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग इन आवर डेली लाइफ इन द चैप्टर मटीरियल्स अराउंड अस. तो मटीरियल अराउंड अस हमारा एक चैप्टर है, उसमें आप लोग और भी इस चीज के बारे में जानकारी पा सकते हो, ग्रुपिंग के बारे में और भी आप लोग समझ सकते हो. ठीक है, तो 2.2.1 में देखेंगे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स. You must have noticed that plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers, and more. The stems of different plants vary in thickness, height, and hardness, while the leaves vary in shape, color, size, and arrangement. You might have tried grouping the plants in activity 2.3 using one of these features. Okay, तो क्या बोल रही हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो प्लांट में ग्रुपिंग करना आप लोग वेरी कर सकते हो कि उनके लीव्स कैसे रहते हैं, उनका स्टेम कैसे रहता है, फ्लावर उसके बेस पे आपने किया होगा. किसी का स्टेम डिफरेंट डिफरेंट रहता है, किसी प्लांट का हार्ड रहता है स्टेम, किसी प्लांट का सॉफ्ट रहता है, किसी प्लांट का थिक रहता है, किसी का ज्यादा लंबा रहता है, किसी प्लांट का छोटा रहता है. तो उस बेस पे आपने प्लांट्स को डिफरेंट शेप में या फिर किया होगा, या फिर लीव्स के ऊपर आपने किया होगा. तो लीव के शेप अलग अलग होते हैं, किसी लीव का शेप लंबा है, किसी लीव का एकदम खड़ा है, किसी लीफ का कैसा रहता है भाई, चौड़ा रहता है. ठीक है, तो उस बेस पे आपने किया होगा. या फिर आप कैक्टस को देख सकते हो, उसके लीफ नीडल के शेप में रहते हैं. ठीक है, तो वो भी रहते हैं, तो वो शेप में आप लोग अलग अलग किए होंगे. या फिर उनका कलर है फ्लावर के, या फिर प्लांट का कलर है, या फिर उनका साइज है, तो उसके ऊपर आपने ग्रुप किया होगा. तो ये आप लोग सीखने को मिलेगा आपको, और एक्टिविटी 2.3 में आपने ये सब किया हुआ है. ठीक है, तो इसी एक वजह से आप लोगों ने ग्रुपिंग किया होगा 2.3 में, वो देखने के लिए कहा गया है. ठीक है, यू माइट हैव आल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट्स कैन बी grouped into herbs, shrubs, and trees based on their height and types of stem. Let us study the features of plants in more detail and group them on the basis. Okay, तो क्या बोल रहे हैं, आपने अर्लियर क्लासेस में भी बहुत पढ़ा हुआ है प्लांट्स के बारे में, जैसे कि वो कैसे हैं, कि ग्रास कैसा है, उनके टाइप्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर आपने हर्ब्स और श्रब्स और ट्रीज के बेस पे उनको अलग अलग स्टडी किया, उनके हाइट के ऊपर, उनके टाइप ऑफ स्टेम के ऊपर तो स्टडी किया हुआ है. तो और भी हम लोग आगे इसके बारे में स्टडी करेंगे. तो लेट अस ग्रुप, उनको ग्रुप कैसे करेंगे देखेंगे. लेट अस गो ऑन अ नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. तो कुछ और ऑब्जर्वेशन के लिए हमको और नेचर वॉक के लिए जाना पड़ेगा. तो क्या करेंगे हम लोग, क्लोजली उनके हाइट को, डिफरेंट प्लांट्स के हाइट को ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, और क्या करेंगे हम लोग कि कोई लंबा है, कोई छोटा है प्लांट, वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, उनके स्टेम को ऑब्जर्व करेंगे, किसी स्टेम का ब्राउन है, कोई प्लांट का स्टेम ग्रीन है, कोई प्लांट का ब्राउन है, तो वो हम लोग देखेंगे. ठीक है, तो कोई स्टेम स्टिफ रहता है, हार्ड रहता है, कोई बिल्कुल सॉफ्ट रहता है स्टेम, उसके ऊपर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे. हम लोग और भी क्या ऑब्जर्व करेंगे भाई, उनके ब्रांचेस को भी ऑब्जर्व करेंगे, और वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे रहते हैं, हाइट कैसा रहता है उनका, उसके ऊपर भी हम लोग ग्रो करेंगे, उसके ऊपर हम लोग स्टडी करेंगे. ठीक है, तो सब लोग हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करके 2.3 के टेबल में हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ ऑलरेडी हमने दिया हुआ है, तो उसको हम लोग ऑब्जर्व करके देखेंगे. ठीक है, यहाँ पे 2.3 का टेबल दिया गया है, तो इसमें हमको लिख देना है. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मैंगो कैसा है भाई, पेड़ लंबा है, उसका स्टेम ब्राउन है, और हार्ड है, वो थिक भी है. ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे, ग्राउंड पे क्लोज है कि नहीं, नहीं है, तो हायर है स्टेम, तो उसको यस बोल रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, तो उसको ट्री बोल रहे हैं, श्रब, ट्री, हर्ब, उसमें अलग अलग हम लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पे ग्रुपिंग किया गया है, और भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके, what difference do you observe among herbs, shrubs, and trees? How can you group plants as herbs, shrubs, and tree based on the data entered in table 2.3? टेबल 2.3 में जो आपने मेंशन किया है, उसमें आप लोग
हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, उनको कैसे ग्रुप करेंगे कि कौन सा हर्ब है, कौन सा श्रब है और कौन सा ट्री है, वो पूछा गया है। ठीक है, सम प्लांट्स ग्रो really tall and have hard thick brown and woody stem. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. For example, mango tree. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जमीन से ऊपर होते हैं, उनका स्टेम बहुत लंबा रहता है, हार्ड रहता है, बहुत ऊंचा होते हैं। ठीक है, उनके ब्रांचेस फैले हुए रहते हैं। तो ये सभी उनके गुण के ऊपर उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बुलाते हैं, ट्री ग्रुप करते हैं उसको। ठीक है, तो ट्री के लिए एग्जाम्पल बताया गया है मैंगो ट्री। ठीक है, मैंगो ट्री हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, श्रब के लिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे गुलाब का पेड़ जो है छोटा सा, उसको हम लोग श्रब बोल रहे हैं। ठीक है, और हर्ब यहाँ पे बताया गया है टमाटर प्लांट को, इसको हर्ब कहा गया है। ठीक है, some plants are not as tall as tree. These plants often have many brown woods, woody stems and start branching very close to the ground. These stems are hard but not as thick as the stem of a tree. These plants are called shrubs. फॉर एग्जाम्पल रोज प्लांट इज अ श्रब। ओके, तो रोज प्लांट कैसे बताना है, जमीन से बहुत बिल्कुल पास में उनके ब्रांचेस निकल जाते हैं, स्टेम बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, कुछ के ब्राउन होते हैं, कुछ के ग्रीन होते हैं, हार्ड रहता है लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, मोटा नहीं होता, बिल्कुल पतले पतले होते हैं। तो ये बिल्कुल जमीन के क्लोज होते हैं ब्रांचेस इनके। तो इनको क्या कह रहे हैं भाई, हम लोग श्रब कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुलाब का फूल बताया गया है, रोज प्लांट को बताया गया है। सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स, these are known as herbs. For example, tomato plant is a herb. तो कुछ प्लांट्स बोल रहे हैं जिनके स्टेम्स ग्रीन रहते हैं और बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं, टच करके थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे तो टूट जाएगा, तो बहुत सॉफ्ट रहते हैं और जमीन के बिल्कुल भी क्लोज रहते हैं। तो इनको क्या कह रहे हैं भाई, हर्ब्स बता रहे हैं। तो टमाटर प्लांट का इसके यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम एंड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ प्लांट ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल सॉफ्ट स्टेम रहता है, बिल्कुल ही उसको खड़ा रहने की ताकत भी नहीं रहती, वो दूसरे पेड़ के सहारे या फिर दीवार के लकड़ी के सहारे पे क्या करते हैं, चढ़ते हैं। तो उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लाइंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइंबर बोलते हैं। सम प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। कुछ क्या करते हैं, प्लांट जमीन पे फैल जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं भाई, क्रीपर कहा जाता है। व्हाट कैन बी अदर फीचर्स ऑन द basis of which you can group plants? ओके, तो और भी क्या क्या वेराइटी होगा, फीचर्स होगा जिसके ऊपर आप लोग प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी के जरिए आप लोग करने के लिए कहा गया है। तो एक्टिविटी 2.5 में कहा गया है, लेट अस कंपेयर, लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। तो आपने जो जो लीव्स कलेक्ट किए हैं डिफरेंट प्लांट्स के, जो नेचर वॉक के द्वारा, तो उनको आप लोग कंपेयर करके देखने के लिए कहा गया है। फिर क्या कहा गया है, डू यू नोटिस एनी वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स। तो उनके शेप में और स्ट्रक्चर में क्या आपको डिफरेंसेस दिखाई देता है। ओके, तो यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, दीज आर veins. The pattern of veins on the leaf is called venation. What difference do you see in the veins of leaves shown in figure 2.4a and figure 2.4b? ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2.a और 2.b में हिबिस्कस का एक लीफ दिया गया है, बनाना का लीफ दिया गया है। इनमें से हम लोग देख सकते हैं इनके वेन जो है, एक इसके अलग अलग ऐसे वेन्स दिख रहे हैं, ऐसे आड़े आड़े निकले हैं। इसके में अलग अलग स्पाइडर जैसे यहाँ पे अलग अलग फैला हुआ है इसके वेन्स। ठीक है, तो इनमें आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो में नोटिस करने के लिए कहा गया है। ठीक है, इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ अ vein on both side of a thick middle vein. This pattern is called reticulate venation. Okay, तो ये जो है दोनों तरफ थिक लाइन के बीच में दोनों तरफ में फैला हुआ है अलग अलग अलग, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हिबिस्कस के प्लांट में होता है। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन्स पैरेलल, वो पैरेलल शेप में ही जाते हैं वेन्स, तो उनको उनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बनाना लीव्स को हम लोग देख सकते हैं जिसमें
पैरेलल वेनेशन रहते हैं। डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्राउंड ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? तो उनको क्या हम लोग वेनेशन के जरिए हम लोग उनको ग्रुप कर सकते हैं, पैरेलल वेनेशन के अलग और रेटिकुलेट वेनेशन के अलग अलग प्लांट्स से ग्रुप कर सकते हैं? एग्जैक्टली कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? तो रूट्स के जरिए हम लोग उनको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, उनको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, सभी पेड़ में रूट्स रहता है क्या? रूट्स रहे तो कैसे से सिमिलर रहते हैं क्या अलग अलग? तो वो देखने के लिए कहा गया है। लेट अस फाइंड आउट में आपको एक्टिविटी दी गई है। क्या कहा गया है भाई? अलग अलग हर्ब्स और ग्रासेस को जो आप लोग देखते हैं, visit an open area where wild herbs and grasses are growing. You may use small herbs for this exercise. छोटे छोटे हर्ब्स को आप लोग यूज कर सकते हो, जहाँ पे ओपन एरिया में हर्ब्स और ग्रास पैदा होता है, तो उसको आप लोग लेके देख सकते हो। ठीक है, यूजिंग खुरपी, खुरपी जो रहता है ट्रोल उसको हम लोग बोलते हैं, उससे हम लोग क्या करेंगे, धीरे से मिट्टी को खोदेंगे, मिट्टी को खोद के वो हर्ब को हम लोग जमीन से निकाल के लेंगे। ठीक है, विदाउट डैमेजिंग, क्योंकि हमको रूट्स को चेक करना है। तो उसके बारे में उनको निकाल के लेंगे, उनके रूट्स को चेक करेंगे, रूट्स कैसे है क्या है, रूट्स को ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके का है। ठीक है, तो ऑब्जर्विंग करने के बाद हम लोगों को पता चलेगा कि कैसा है वो। हर्ब्स दैट में कंटिन्यू द कंटिन्यू टू थ्री एंड ग्रो। ओके, तो उनके अलग अलग रहते हैं, हर्ब्स के और ग्रास के अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पिक्चर में देख रहे हैं, ये जिसको हम लोग बोलते हैं टैप रूट, ये कंटिन्यूटी रहता है। ठीक है, ये हर्ब्स का रहता है। टैप रूट जो उसको हम लोग बोलते हैं, ये मस्टर्ड प्लांट का है, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है। ये ऑलमोस्ट हर्ब्स के अंदर ऐसा रूट रहता है जिसको हम लोग टैप रूट कहते हैं, बिल्कुल लंबा नीचे तक गया रहता है, उसके साइड साइड में बिल्कुल जैसे उनके लीव्स में जैसे उनका जो वेनेशन रहता है, तो उसी तरीके से सिस्टम का ही इसके रूट भी रहता है। टैप रूट जो हम लोग कहते हैं, लंबा सा एक रूट गया रहता है, उसकी साइड साइड में रूट्स उसके छोटे छोटे फैले रहते हैं। और एक रहता है रूट, कैसा रहता है, फाइब्रस रूट जिसको हम लोग बोलते हैं। ये कॉमनली ग्रास में रहता है, छोटे 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 बहुत सारे ऐसे फैले रहते हैं रूट। उसका एक टैप रूट, एक सिंगल रूट ऐसे बीच का मोटा वाला नहीं रहता है, ये बिल्कुल फाइबर्स जैसे रहता है, बिल्कुल कैसे मिक्स जैसे हम लोग देखते हैं वैसे फाइबर की तरह रहता है, पूरा फाइबर्स की तरह ऐसा फैला हुआ रहता है। हर ग्रास में इसी तरीके का रूट होता है। केयरफुली ऑब्जर्व द रूट्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन टू फिगर, दोनों फिगर्स में आपको देखने के लिए कहा गया है मस्टर्ड का और उसका। तो मस्टर्ड प्लांट का जो रूट है उसको टैप रूट कहते हैं, और ग्रास का जो रूट जो इस तरीके से दिखाई दे रहा है उसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। ठीक है, तो does your collection include any other grasses? What kind of roots do they have? तो आपके कलेक्शन जो है उनमें कोई अलग ग्रास का है आपके पास, या फिर उसमें कोई अलग रूट का है? आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको लिख के नोटिस, आप उसको नोट करके निकाल सकते हो। Is there any relation between the type of leaf venation and the type of root of the same plant? How do we find this आउट? ओके, तो क्या बोल रहे हैं, लीव्स का जो उनका वेनेशन का रहता है सिस्टम, पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, उसका और जो रूट का सिस्टम है टैप रूट और फाइब्रस रूट, उसका कोई कनेक्शन है क्या, वो पूछ रहे हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। कलेक्ट स्टार्टिंग five common plant from your school nursery or any other nurseries to plant in your school garden. Example of such plant can include lemongrass, marigold, सदाबहार एंड अदर्स। ठीक है, तो कुछ क्या कहा है, प्लांट्स नर्सरी से, स्कूल नर्सरी से या किसी और से आप स्कूल में प्लांट करने के लिए नर्सरी से प्लांट्स का इकट्ठे करो, उनको लेके आओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैरीगोल्ड का प्लांट बताया गया है, लेमन ग्रास का बताया गया है, सदाबहार का बताया गया है, तो आप कलेक्ट कर सकते हो। बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। तो उनको प्लांट करने से पहले आप क्या करो, उनके रूट्स को और उनके वेनेशन को चेक करो। ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया है कि उनके वेनेशन का सिस्टम कैसा है, रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन है, और उनका रूट कैसा है। सारे रेटिकुलेट वेनेशन के जो प्लांट्स रहते हैं उनका रूट फाइब्रस ही रहता है क्या? सारे जो पैरेलल वेनेशन रहते हैं उनका रूट फाइब्रस रहता है क्या? या फिर सारे रेटिकुलेट जो रहते हैं उनके रूट टैप रूट ही रहते हैं क्या? या फिर सारे पैरेलल वेनेशन है उनका रूट टैप रूट रहता है क्या? तो आपको ऑब्जर्व करना है कौन सा कैसा है क्या है। तो ये ऑब्जर्व करके आपको क्या करना है भाई, आपको 2.4 का जो टेबल है इसमें आपको रिकॉर्ड करना है। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द leaf venation and types of root in these plants? A Sadabahar plant has tap root and its leaves have a reticulate venation. Do other plants
with reticulate venation have taproot. 2. Lemongrass, on the other hand, has fibrous root and its leaves have parallel venation. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सदाबहार का जो है वो कैसा है भाई, उसका रेटिकुलेट वेनेशन है और उसका टैप रूट है, और लेमन ग्रास का जो है उसका पैरेलल है और उसका पैरेलल वेनेशन है और उसका फाइब्रस रूट है। तो आपको पूछा गया है अगर कोई ऐसा है रेटिकुलेट वेनेशन के साथ जिसका टैप रूट भी रहता है, वैसा कोई है क्या, या फिर दूसरा आप लोग, आपको अगर कुछ है आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसको आप लोग लिख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। कोई अदर प्लांट्स आप भी बता सकते हो। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट। जनरली कैसा रहता है, जिस प्लांट का वेनेशन जो है रेटिकुलेट रहता है वो ऑलमोस्ट टैप रूट रहता है, और जिसका पैरेलल वेनेशन रहता है उसका फाइब्रस रूट रहता है। ओके। चिकपी जो रहता है जिसको हम लोग चना बोलते हैं, is another example of a plant with a tap root and reticulate venation in leaves। वो भी एक चना भी हमारा एक क्या है भाई एग्जाम्पल है, किसके लिए, टैप रूट के लिए और रेटिकुलेट वेनेशन के लिए एग्जाम्पल है। बीट एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विथ फाइब्रस रूट एंड पैरेलल वेनेशन। बीट कैसा एग्जाम्पल है भाई, फाइब्रस रूट और पैरेलल वेनेशन के लिए हमारे लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। Is there any relation among the seeds of a plant types of root and leaf venation? ठीक है। आर ऑल सीड्स सिमिलर, सीड्स सारे सेम रहते हैं क्या, सीड्स के टाइप में या फिर उनके रूट में टाइप में कुछ भी, लीफ के वेनेशन में क्या रिलेशन रहता है वो सब देखने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, आपको चने को, मेज को थोड़ा क्या करना है, सीड्स को क्या करना है, एक सोक करना है उनको, ठीक है। सम सीड्स को सोक करने के लिए कहा गया है, क्या क्या, चना, मेज हो गया, और 2-3 दिन के लिए उनको क्या करने के लिए कहा गया है भाई, सोक करने के लिए, पानी में डाल के रखने के लिए कहा गया है। रिमूव द सीड्स कोट, क्या करना है, उनके छिलका निकाल के देखना है आपको बाद में, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड द चिकपी एंड मेज सीड्स, आर दे सिमिलर और डिफरेंट। तो क्या बताया गया है, उनके स्ट्रक्चर को चेक करो, उनको छिलका निकाल के, तो सेम है कि डिफरेंट है, कैसे है वो चेक करने के लिए कहा गया है। You would notice that chickpea seeds are split into two parts. Each part is called a cortland. Plants that have seeds with the two cotyledons are called uh, डिकॉटिलियंट्स। ओके, डिकॉट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको क्या कहते हैं, जो सीड्स रहते हैं वो उनके दो पार्ट्स होते हैं, भिगाने के बाद वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, डिकॉट्स बोला जाता है, ठीक है। मेज हैज अ सिंगल थिन कॉटलेडन। प्लांट्स विच सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटलेडन्स। ओके, मोनोकॉट्स कहते हैं उनको, मोनोकॉट्स भी कहा जाता है। जो सिंगल रहते हैं, जिसमें पार्ट नहीं होता, जो डिवाइड नहीं होता छिलका खोलने के बाद भी, तो उनको क्या बोलते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है जो सिंगल है, जो अलग अलग नहीं होता भिगाने के बाद भी, तोड़ने के बाद भी, तो वो क्या होता है भाई, मोनोकॉट सीड होता है। और जो अलग अलग होता है उसको क्या बोलते हैं भाई, डिकॉट सीड कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग दोनों ही होते हैं। तो वो जो डिकॉट डाइकॉट्स बोलते हैं या फिर डिकॉट्स बोलते हैं, डिकॉट्स सीड्स के जो प्लांट होते हैं उनको डिकॉट प्लांट कहा जाता है, और मोनोकॉट्स जो रहते हैं सीड्स, उनके प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मोनोकॉट प्लांट्स बोलते हैं, जिसमें पैरेलल वेनेशन रहता है। और डिकॉट प्लांट जो रहते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, तो वो भी अलग अलग है, तो उसके ऊपर भी रिलेशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। तो इसके सहारे आप लोग क्या कर सकते हो, ग्रुपिंग कर सकते हो, ठीक है। रूट्स जो है ऑलमोस्ट वेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। रेटिकुलेट वेनेशन है, उसमें क्या आप लोग देख रहे हो, डाइकोट डाइकोट प्लांट्स जो रहते हैं उनमें रेटिकुलेट वेनेशन रहता है और उनमें टैप रूट रहता है। और मोनोकॉट प्लांट जो रहते हैं उनमें पैरेलल वेनेशन रहता है और फाइब्रस रूट रहता है। तो इसके ऊपर भी आप लोग, हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं, उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो एनिमल्स को कैसे ग्रुपिंग करेंगे, जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, हाउ कैन वी ग्रुप सच वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स, what features can you think of to group them in activity 2.3? You have already set some basis for grouping animals. Let us explore few of these in more details. तो क्या बोल रहे हैं,
प्लांट्स को ग्रुप करना तो बहुत इजी है, क्योंकि उनके लीव्स अलग रहते हैं, उनकी फ्लावरिंग अलग रहता है, उनका रूट अलग रहता है, सब कुछ अलग अलग रहता है। एनिमल्स को ग्रुपिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि उनके रूट्स नहीं रहते, ठीक है, तो फ्लावर भी ग्रो नहीं करते, तो उनका जो है ग्रुपिंग करने का सिस्टम थोड़ा अलग हो सकता है। ऑलरेडी आप एक्टिविटी 2.3 में कर चुके हैं, तो उसके मोर डिटेल्स को और भी ज्यादा डिटेल्स को हम लोग देखेंगे। 2.9 में हमको देखना है कि जानवर कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। टू हैव रिकॉर्ड देम मूवमेंट, क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं कुछ जानवरों के। टेबल 2.2 में ऑलरेडी हमने किया था, ठीक है, ऑब्जर्व भी किया था कौन से जानवर है, कैसे कैसे है, कहाँ पे रहते हैं, उनके प्लेसेस पे रहते हैं, कोई जमीन पे रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई दोनों जगह पे रहता है, तो उसके बेसिस पे हमने अलग अलग उनको ग्रुपिंग करने के बारे में सोचा था, ठीक है। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व्ड एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। आप लोग जिस पोस्टर क्रिएट करने की कोशिश किए रहेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, उसके बेस पे भी आप लोग उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिगर 2.7 में जो आप 2.7 में जो दिया गया है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मछली का जो है वो उसका पिक्चर दिया गया है, बटरफ्लाई का दिया गया है, ठीक है, गाय का दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, एंट का भी दिया गया है, तो टॉर्टोइस का है, स्नेक का है, सभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे दिखाया गया है, तो अलग 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 जानवर है। तो गाय जैसे जमीन पे रह रहा है, फिश पानी में रह रही है, और फ्रॉग जो है पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, ठीक है। तो टॉर्टाइस भी पानी में रहता है, बाहर भी रहता है, जमीन पे भी रहता है, स्नेक भी पानी में रहता है, जमीन पे रहता है, बर्ड्स ट्री में रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग 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 हम लोग देख सकते हैं। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपको क्या करना है भाई, इसको लिस्ट करना है 2.5 में, यहाँ पे लिस्ट करना है, और क्या करना है, एनिमल्स के उनके मुंह पे, उनके बॉडी पार्ट्स पे मूवमेंट जो रहता है उसके ऊपर। ओके, सो नेटवर्क इशू की वजह से वीडियो कट हो गया था, तो फिर अभी कंटिन्यू करते हैं। तो कहाँ पे रुके थे हम लोग, 2.5 का जो टेबल है वो मैं बता रही थी। ओके, सो 2.5 के टेबल में आपको क्या बताया गया है, मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व्ड। तो उसके ऊपर आपको क्या करने के लिए बोला है भाई, डिफरेंशिएट, उनको ग्रुप करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने ऑलरेडी लिखा है, तो और दो एग्जाम्पल्स आपको ऐड करने हैं, और उनके टाइप ऑफ मूवमेंट को आपको मेंशन करना है, और उनके बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट क्या क्या यूज करते हो, लेग्स यूज करते हैं, विंग्स यूज करते हैं, फाइन्स यूज करते हैं, या फिर क्या यूज करते हो आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, तो वो आप टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा। व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द डाटा गिवन इन टेबल 2.5। तो 2.5 टेबल में जो भी डाटा दिया गया है, उसके बेस पे आप लोग किस कंक्लूजन पे आते हो वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या कंक्लूजन आता है यहाँ पे, क्या आता है, एनिमल्स के क्या भाई, उनके मूवमेंट के ऊपर हम लोग उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं, और बॉडी मूवमेंट्स, उनके मूवमेंट में उनके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके बेस पे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स different animals have a different type of movement. Animal can fly, run, crawl, walk, hop, or jump, and so on. They use different body parts for moving from one place to another. They may use wings, legs, and other parts that help them to move. So क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं मूव करने के। कोई रेंग के जाता है, कोई भाग के जाता है, कोई फ्लाई करता है, कोई वॉक करता है, कोई जंप करता है, कोई हॉप करता है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट में उनके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। किसी के लेग्स यूज होते हैं, किसी के लेग्स के साथ विंग्स भी यूज होते हैं, किसी के फाइन्स यूज होते हैं, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स उनके क्या होते हैं भाई, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं मूवमेंट में, तो वो हमको समझ में आता है, राइट। सो आगे देखते हैं हम लोग। Here we have identified animals based on the types of movement and the body parts used for movement. How can we group animals based on their movements? Additionally, many animals differ from each other in shape, size, structure, color, and other features. Some of these features can also be used to group animals in various ways, like plants. Grouping of animals is important for अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। ओके, सो क्या बोल रहे हैं भाई यहाँ पे, कि अभी जो यहाँ पे 2.5 टेबल में हमने ग्रुपिंग किया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग और भी एडिशनली हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। कैसे, उनके साइज अलग अलग होते हैं, उनके शेप अलग अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनके कलर,
तो उनके फीचर्स जो है वो सब अलग अलग होते हैं, तो उसके बेस पे भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, चाहे एनिमल्स के हो या फिर प्लांट्स के हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमको समझ में आता है इससे कि उनका डाइवर्सिटी जो है, जो बायोडाइवर्सिटी हम लोग बोल सकते हैं, फिर डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। तो डाइवर्सिटी जो है वो हमको समझ में आता है, मतलब एक ही जगह पे अलग अलग चीजें भी रह सकते हैं, अलग अलग तरीके की चीजें रह सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं। तो वो चीजें हमको समझ में आता है। हर किसी का एक ही फॉर्मेट नहीं होता है, तो अलग अलग हमको समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जानकी अमल करके एक साइंटिस्ट थी, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है 1897 टू 1984 तक वो थे। तो वॉज एन इंडियन botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. So इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए वर्क किया था, बॉटनिस्ट थी ये। फिर इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारा वर्क किया था। तो इसके साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी का जो प्लांट बायोडाइवर्सिटी है इंडिया में, तो उसको सबसे ज्यादा इन्होंने अपना डेडिकेशन दिया और उसको रिच बनाया। ठीक है, शी प्लेड अ की रोल इन द सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। तो सेव साइलेंट वैली का जो मूवमेंट था, जो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको मूवमेंट बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड आई डोंट नो, बट मूवमेंट बोलते हैं। तो उसमें इनका सबसे बड़ा रोल था, इन्होंने सबसे लीड किया था उसमें। सब लोगों को इकट्ठा लेकर उस सेव साइलेंट वैली को बचाने के लिए जो मूवमेंट हुआ था उसमें इन्होंने पार्ट लिया था। ये लीड रोल में थी, सबको इकट्ठा लेकर इन्होंने उसमें भाग लिया था। एज द हेड ऑफ द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने बायोटेक्नो बॉटनिकल सर्वे का जो भी इंडिया का जो ये चीफ थी, हेड थी, तो इन्होंने क्या इनिशिएट किया था भाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए थे, डॉक्यूमेंट्स किए थे, किसके ऊपर, प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के ऊपर इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स किए थे। और इन्होंने क्या किया था भाई, प्रोग्राम्स भी किया हुआ था। तो सेव साइलेंट वैली मूवमेंट जिसमें उन्होंने पार्ट लिया था, किसने, जानकी अम्मल ने। तो उसके बाद उसकी सक्सेस स्टोरी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिस इज अ रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन द पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। तो ये सक्सेस स्टोरी जो है, ओरिजिनल स्टोरी है, रियल स्टोरी है। और कहाँ की है ये, पलक्कड डिस्ट्रिक्ट की थी, जो पलक्कड डिस्ट्रिक्ट केरला में है, ठीक है, वहां पे थी। तो वहां पे जो प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, तो उसको बचाने की एक मूवमेंट ये चल रही थी। ठीक है, तो वहां के जो एक फॉरेस्ट है, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, तो उसको बचाने की ये एक मूवमेंट चली हुई थी। The now famous Silent Valley was saved by a remarkable movement led by common people who were not even residing in the uh, vicinity of the forest। ठीक है, तो वो एक मूवमेंट ऐसा था, जो बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। साइलेंट वैली जो अभी फेमस है फॉरेस्ट, उसको बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इन्वॉल्व हुए थे उसमें। और रिमार्केबल मूवमेंट था क्योंकि उसमें ऐसे कॉमन पीपल हिस्सा लिए थे, जो लोग उसके आसपास भी रिसाइड नहीं करते थे, वो लोग भी बहुत सारे उसमें हिस्सा ले चुके थे। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पुझा river persisted for 10 years. At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editors, articles in newspaper, seminars and petitions, and appeals in court. The movement was successful in saving the Silent Valley. तो वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के लिए वहां पे एक प्लान चल रहा था, कौन सा, कुंतीपुजा रिवर के ऊपर। तो उस समय पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया था भाई, अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए थे, लेटर्स लिखे थे एडिटर्स को, और आर्टिकल्स न्यूज पेपर में छपवाए थे, सेमिनार्स किए थे, वहां पे बहुत सारे पिटिशंस और अपील कोर्ट में डाले गए थे।
तो सभी के एक कोशिश जो थी वो करने के बाद, और बहुत सारे कॉमन पीपल के जो इस मूवमेंट में हिस्सा लिए थे, वो सबकी कोशिश के बाद ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था। कौन सा? सेविंग द साइलेंट वैली। तो ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो इसमें सबसे लीड रोल में कौन थी? जानकी अमल इसमें लीड रोल में थी। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। ओके, तो 2.3 जो हम आपका टॉपिक है उसमें क्या बताया गया है भाई? प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। You might have observed during nature walks that different animals live in different surroundings. You have also recorded movement of animals in table 2.5. Does the movement of these animals depend upon their surroundings? Let us consider fishes and goats as example. Fishes live in water. They have streamlined bodies and fins for movement in water. Goats live in grassy areas and move with the help of legs. The size and shapes of animals also differs from one another. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? हम लोग एनिमल्स को ऑलरेडी ग्रुपिंग करने का हम लोग सीख चुके हैं, और हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं वहां पे। तो हम लोग कैसे ग्रुपिंग करते हैं, क्या करते हैं, तो उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है या फिर उनका मूवमेंट का जो एनिमल मूवमेंट जो करता है, वो क्या उनका रहन सहन करने का जो जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वो भी कंसिडर करता है क्या, वो भी उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि उनके सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड होता है क्या, पूछा गया है। बिल्कुल हाँ, वैसे ही होता है, क्योंकि जैसे फिश का यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, उसके फाइन्स होते हैं और उसका स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होता है ताकि वो पानी में आराम से जा सके। अगर उसका बॉडी ऐसे रहा तो पानी में जाने में उसको दिक्कत होती। अगर वो चौड़ा रहता सामने से तो पानी में जाने में, ऐसे जाने में उसको दिक्कत होती। उसकी बॉडी कैसे रहती है? स्ट्रीमलाइन रहती है, तो ये पानी को छीनते हुए आगे जा सकता है। और गोट्स का जो है, गोट्स ग्रासी एरिया में रहता है, तो उसके लेग्स लंबे लंबे है, उसका हाइट थोड़ा ज्यादा है, और ग्रासी एरिया में चल सके भाग सके वो, उस तरीके से उसका बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो सराउंडिंग्स भी डिपेंड करता है, तो इसके ऊपर उसमें भी बहुत सारे डिफरेंशिएट हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2.10, लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। तो इसमें कंपैरिजन के लिए बताया गया है। ठीक है, तो लुक एट टेबल 2.6। ये 2.6 का जो टेबल है, इसको सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो ये वाला जो टेबल है, सिमिलर टेबल आप ब्लैक बोर्ड पे बना दीजिएगा। ओके, list the names of plants and animals you or your classmates have observed in the regions given in the table or already know about. A few examples are given, you can add more. Okay, तो यहाँ पे क्या बताया गया है? टेबल बनाया गया है। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। तो कहाँ कहाँ पे? इन द फॉरेस्ट है, इन द डेजर्ट है, इन द ओशियन है, एनी अदर रीजन्स लिखा गया है, ऑन माउंटेन्स है। तो यहाँ पे क्या क्या आप लोग देखते हो उसको ऐड करना है। ठीक है, तो कैमल है, फिर कोई और भी आप ऐड कर सकते हो, इसमें बहुत सारे नंबर्स आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिश देखा गया है, माउंटेन्स में देवदार ट्री है। ओके, फॉरेस्ट में लायन देखा जाता है। फॉरेस्ट में और क्या क्या देखा जाता है? लायन है, चीता है, ठीक है, और एलिफेंट रहता है, तो ये सब यहाँ पे आता है। एनी अदर रीजन उसको आप एग्जांपल दे सकते हो। इन इन द ओशियन आप क्या फिश बोल सकते हो। फिश में और भी वेराइटीज होती है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, माउंटेन्स में और क्या क्या रहते हैं वो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आप टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा। What are your observations regarding plants and animals found in various regions? Discuss your observation with your classmates. तो ये जो आप टेबल कंप्लीट करोगे, इसमें क्या आप फाइंड करते हो? डिफरेंशिएट क्या प्लांट में और एनिमल्स में क्या आप फाइंड करते हो? वेरियस रीजन पे रह रहे हैं, तो वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करो। You might observe from table 2.6 that the plants and animals found in one kind of region are different from those found in another kind of regions. तो एक जगह पे, एक रीजन पे जो एनिमल्स मिल रहे हैं, उससे दूसरे रीजन पे जो एनिमल्स मिल रहे हैं वो बहुत ही अलग होते हैं। जैसे डेजर्ट में कैमल है वो अलग है, और कोल्ड एरिया में जो हिमालयंस में रहता है या तो वो अलग रहता है। तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, इसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, उसका सिस्टम अलग रहता है, इसका सिस्टम अलग रहता है। तो ये सब चीजें अलग अलग होता है, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ओके, ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम, Alex recalls that he observed cactus plant with a thick and fleshy stem in the desert of
राजस्थान। ओके, सो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कैक्टस का थिक और फ्लैशी स्टेम जो है उसका दिखाया गया है यहाँ, ठीक है। तो ये वाला कैक्टस उसने कहाँ पे देखा था भाई? राजस्थान। माया शेड दैट शी सॉ देवदार ट्री इन द हिमालयास ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देवदार जो ट्री है, ये ट्री कहाँ पे देखा था उसने? हिमालयास के हिमाचल प्रदेश में देखा था। किसने? माया ने। ओके, तो वो शेयर कर रही है। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप। तो ये शेप में कैसे रहते हैं? कोन जैसे रहते हैं, कोनिकल शेप रहता है इनका, और फ्लेक्सिबल रहता है, स्लोपिंग ब्रांचेस रहते हैं, ठीक है। नोटिस दैट दीज टू टाइप ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ओके, सो ये दोनों देखने में अलग अलग है और अलग अलग रीजन्स में मिलते हैं। व्हाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ अनदर? तो एक जगह से दूसरी जगह मिलने वाले अलग क्यों होते हैं? राजस्थान में कैक्टस उस तरीके के इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम है, और स्टेम्स में वो पानी को स्टोर करके रखते हैं, इसलिए उनका स्ट्रक्चर वैसे रहता है। और हिमाचल प्रदेश में जो है वहाँ पे ठंड ज्यादा रहता है, उनको पानी की इतनी भी ज्यादा कमी नहीं होती है, वहाँ पे पानी बहुत ज्यादा मिलता है, उनको ठंड बहुत रहता है क्लाइमेट, तो इसलिए उनका स्ट्रक्चर उस तरीके से अलग अलग रहता है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं क्लाइमेटिकल कंडीशंस के, जिसकी वजह से उनके शेप्स और स्ट्रक्चर्स अलग अलग रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वही है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनको क्या है भाई, थोड़ा अलग अलग रहता है उनका स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो इसलिए वो उस तरीके के बने रहते हैं, ठीक है। द माउंटेन इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स एक्सपीरियंस frequently snowfall. In order to survive in such conditions, some of the trees have a ability to let the snow slide off easily. Conical shape and sloping branches of deodar trees enable them to do so easily. So यहाँ पे क्या बताएगा, हिमाचल प्रदेश में ऑलमोस्ट क्या रहता है भाई? स्नोफॉल रहता है। तो स्नोफॉल को उसके ऊपर से नीचे गिराने के लिए कोनिकल शेप चाहिए ट्रीज का, और क्या चाहिए भाई? स्लोप डाउन स्लोप में उनके ब्रांचेस चाहिए, इसलिए उसका स्ट्रक्चर देवदार ट्री का स्ट्रक्चर वैसे रहता है। और जैसे कैक्टस का बताया कि वो डेजर्ट में रहता है, वहां पे पानी बहुत कम रहता है और गर्मी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो वो वहां पे सर्वाइवल करने के लिए उसका स्ट्रक्चर वैसे बना रहता है, ठीक है। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द बायोडाइवर्सिटी वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन बिकॉज ऑफ डाइवर्स कंडीशंस, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस के लिए अलग अलग उनका क्या रहता है भाई? रहना, उनका स्ट्रक्चर का या फिर उनका शेप का अलग अलग रहना जरूरी रहता है। तो वो हमको अभी समझ में आ गया है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी कैसे रहता है भाई? रीजन टू रीजन अलग अलग रहता है। हिमाचल प्रदेश का अलग है, डेजर्ट का अलग रहता है, कोल्ड स्नोफॉल एरिया में अलग रहता है, ठीक है, समुद्र के साइड पे अलग रहता है। लुक एट द इमेजेस, यहाँ पे दो इमेजेस दिए गए हैं, ठीक है। अ कैमल लिविंग इन द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख, अ कैमल लिविंग इन द हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दोनों एनिमल्स के हुज के इसमें थोड़े अलग अलग है स्ट्रक्चर। और जो डेजर्ट में जो रहता है, राजस्थान के गर्मी में जो कैमल रहता है, उसका स्ट्रक्चर अलग है, उसका शेप दिखने में दोनों शेप थोड़े बहुत सिमिलर है, लेकिन थोड़ा उसका अलग है। और जो हिमाचल में रहता है, हिमालयन रेंज मतलब स्नो एरिया में जो रहता है कोल्ड डेजर्ट में, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है, उसके ऊपर थोड़े बाल भी है ताकि वो ठंड बर्दाश्त कर सके। और ये जो राजस्थान में रहता है कैमल, ये इसके ऊपर इतना बाल नहीं रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी गर्मी बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो उन दोनों के स्ट्रक्चर्स में बहुत ही डिफरेंस है। द कैमल ऑफ द हॉट डेजर्ट हैज लॉन्ग लेग विथ वाइड हूज। Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hooves help these camel to walk on the sandy desert without sinking into the sand. तो सैंड में कैसे हम लोग चलते हैं तो धंस जाते हैं, पैर अंदर घुस जाते हैं। तो वो उससे बचने के लिए जो राजस्थान का जो कैमल है डेजर्ट एरिया का, जो हॉट डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे जो रहता है उसके स्ट्रक्चर, लेग्स बहुत लंबे लंबे रहते हैं और उसके हूस चौड़े रहते हैं, ठीक है। On the other hand, the height and legs of a camel of a cold desert are comparatively shorter than those found in a hot desert. These shorter legs allow them to walk easily in mountains regions. ठीक है, तो ये जो दूसरा वाला जो कैमल है कोल्ड डेजर्ट में दिखाई दे रहा है, इसके लेग्स शॉर्ट है, छोटे हैं, और कोल्ड डेजर्ट में चलने के लिए वो आसानी से उनको हेल्प करते हैं। और इनके जो लंबे लेग्स है,
ये इनको हॉट डेजर्ट में चलने के लिए हेल्प करते हैं। तो अलग अलग रीजन्स में रहने वाले अलग अलग उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। इन डेजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजीली, कैमल्स स्टोर फूड इन देयर humps. Camel found in the hot desert have one hump each that helps them to survive during the scarcity of food. The camels found in the cold desert have two humps each. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold desert, and they have to use food stored in their humps during that time. Moreover, they grow long hairs from head to neck, which helps them survive the cold winters of लद्दाख। ओके, सो क्या बोल रहे हैं, डेजर्ट में जो कैमल रहता है उसका एक हम्प रहता है बॉडी के ऊपर, पीठ के ऊपर, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, फूड और पानी को स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि राजस्थान में समटाइम्स फूड बहुत कम मिलता है और पानी तो बिल्कुल ही कम मिलता है। तो वो क्या करता है, कैमल स्टोर करके रखता है। और जैसे कि कोल्ड डेजर्ट का जो कैमल है उसकी बॉडी के ऊपर दो हम्प्स है। दो हम्प्स इसलिए है क्योंकि विंटर सीजन में वहां पे खाने का पीने का बहुत ही शॉर्टेज रहता है उनको, तो इसीलिए वो खाने को स्टोर करके रखते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं अपने हम्प्स में। तो उन कैमल्स के ऊपर दो हम्प्स रहते हैं, ठीक है। और उनका जो नेक से थोड़ा उनके गर्दन से पूरा यहाँ पे बाल लंबे लंबे बने रहते हैं, हेयर ग्रो रहता है, क्योंकि वो विंटर सीजन में वो सरवाइव कर सके, ठंडी को बर्दाश्त कर सके, इसलिए उनका पूरा हेयर ग्रोथ हुआ रहता है, ठीक है। व्हाट अदर फीचर्स कैन हेल्प कैमल्स टू सर्वाइव इन द डेजर्ट? तो और भी कोई उनकी ये फीचर्स है जो उनको डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है। अदर स्टूडेंट्स आल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन। काशी फ्रॉम राजस्थान says that camel exert small amount of urine. Their dung is dry and they do not sweat. As camels do not lose much water from their bodies, they can survive from many days for many days without drinking water. तो कैमल क्या करते हैं, बहुत कम अमाउंट में यूरिन पास करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते, बहुत कम अमाउंट में करते हैं। और क्या करते हैं, वो खाने को पानी को अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इसीलिए उनका क्या होता है भाई, जो डंग उनका रहता है बहुत ड्राई रहता है, और उसके अलावा उनको पसीना भी बहुत कम आता है, ठीक है। उनको पसीना नहीं आता है, इसकी वजह से क्या होता है भाई, वो बॉडी से बहुत ही कम पानी को लूज करते हैं, तो इसीलिए वो बिना पानी पिए बहुत सारे दिनों तक सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विथ ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। ओके, तो माया क्या बोल रही है, बहुत उस प्लांट्स जो बहुत ब्यूटीफुल और ब्राइट फ्लावर्स को rhododendrons in the Shola forest of Nilgiris। कहाँ पे देखी उसने, रोडेंडनर्स कहाँ पे देखा उसने, शोला फॉरेस्ट में। शोला फॉरेस्ट कहाँ भाई, नीलगिरीज में है। वो बहुत ही ब्राइट और ब्यूटीफुल फ्लावर्स को उसके ऊपर ब्लूम होते हैं। रोडेंडनर्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट एंड हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव through the heavy winds on mountain tops। माउंटेन टॉप्स के ऊपर बिल्कुल ही शॉर्टर रहते हैं, ठीक है, और हाइट में बिल्कुल ही छोटे रहते हैं। और क्या रहता है भाई, हैवी, देखो बिल्कुल जोरदार हवा में भी वो सर्वाइव कर सके, इसलिए बहुत ही शॉर्टर रहते हैं और ऐसे छोटे छोटे फैले रहते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं भाई, रोडेंड्रॉन्स बोलते हैं। और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट ब्राइट फ्लावर्स इनमें ब्लूम करते हैं, ठीक है। However, Pema, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. So even 2.13 में यहाँ पे दिया गया है फिगर में, देखो ये वाले कुछ टॉलर भी है, कुछ लंबे लंबे भी है, ठीक है। तो even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of those regions। तो कहाँ कौन से एरिया में रेनोडेंड्रॉन्स पैदा होते हैं, वो अलग अलग, कहाँ पे बहुत ज्यादा ऊंचा पहाड़ी पे है तो हाइट उसकी कम रहेगी और वो फैला रहेगा। और कहाँ पे अगर पहाड़ी नहीं है, नीचे का जमीन है, तो वहां पे थोड़ा वो लंबा होगा। और ऐसे ब्राइट फ्लावर्स वो उसके ऊपर ग्रो करेंगे, ब्लूम करेंगे, ओके।
तो अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरीके का उसका स्ट्रक्चर रहता है, तो उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है. सागर tells his classmates that he went to the Andaman and Nicobar Island with his parents for a special event. He saw huge whales and colorful fish in the ocean. His father explained that the streamlined body of a fish helps them to swim in water. तो सागर ने क्या किया था भाई, अपने क्लासमेट्स को पता था कि अपने पेरेंट्स के साथ वो अंडमान निकोबार गया था आइसलैंड में. तो उस समय पे उसने वहां पे बहुत सारे वेल और कलर कलर फिश देखे थे, तो उसके फादर ने उसको एक्सप्लेन किया था कि उनकी स्ट्रीमलाइन जो बॉडी रहती है फिशेस की, वो पानी में मूव करने के लिए उनको हेल्प करता है. ठीक है. We have learned that the plants and animals living in a particular region have special features that make them fit to survive there. The special feature that enable plants and animals to survive in a particular region are called adaptation. ठीक है. तो जानवर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से रहते हैं, और वहां पे रहने के लिए उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, उनका जो सिस्टम रहता है, वो एडजस्ट करके लेता है. उनके अंदर स्पेशल फीचर्स रहते हैं जो उस रीजन के साथ उसको एडजस्ट करने में, सर्वाइव करने में हेल्प करता है. तो ये जो हेल्प उनका हेल्प करता है, बॉडी अपने आप को तैयार करता है उस रीजन के साथ एडजस्ट करने में. तो इस नेचर को, इस फीचर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अडाप्शन बोलते हैं. ठीक है. तो अडाप्शन करके लेता है, एडजस्ट करके लेता है. The shape of the deodar tree and the height of the rhododendrons are adaptations that enable them to survive in the mountains regions. तो माउंटेन रीजन में रहने के लिए रेडोडोरस और देवदार ट्री जो है, उनका हाइट जो है और उनका स्ट्रक्चर जो है, वो उनको अडाप्शन करा के देता है उस माउंटेन रीजन में रहने के लिए. ठीक है. उनको एडजस्ट कराता है, वो उनका स्ट्रक्चर जो है वो वहां पे एडजस्ट करके देता है उनको रहने के लिए. The place where plants and animals live is called their habitat. जिस जगह पे वो लोग रहते हैं, जानवर हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, तो जिस जगह पे वो रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, उनका हैबिटेट बोलते हैं. जिस जगह पे वो रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द हैबिटेट ऑफ अ सी टर्टल इज द सी और द ओशियन. सी टर्टल जो रहता है उसका हैबिटेट कौन सा होता है भाई, ओशियन और सी होता है. ठीक है. द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और कोल्ड डेजर्ट. हैबिटेट ऑफ कैमल, कैमल कहाँ पे रहता है भाई, एक तो हॉट डेजर्ट पे रहता है या फिर कोल्ड डेजर्ट में रहता है. ओके. तो इसी तरीके से हर चीज का, रेनोडेंस का बताया गया है, देवदार ट्री का बताया गया है. तो इन सब का कैसा है भाई, माउंटेन्स का है. तो अलग अलग चीजों का अलग अलग हैबिटेट रहता है. तो क्या है भाई, अलग अलग हैबिटेट्स के साथ जो इम्पोर्टेंट रोल शेपिंग में सब कुछ में होता है, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन. तो सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं भाई, जो अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ, अपने फीचर्स के साथ जो रहते हैं, उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन बोलते हैं. ठीक है. ये और एक साइंटिस्ट है सलीम अली, इनके बारे में जानेंगे. सलीम अली 1896 में पैदा हुए थे, 1987 में उनका डेथ हुआ था. ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन बर्ड्स. ये बर्ड्स के बहुत ही बड़े फैन थे. बर्ड्स के पूरा हाल चाल ये लोग ये फॉलो करते थे, उनका बोलना, उनका स्ट्रक्चर, वो कैसे खाते हैं पीते हैं, कैसे उड़ते हैं, तो उसके ऊपर पूरा इन्होंने स्टडी कर रखा था. उसके अंदर इन्होंने पूरा ही ध्यान लगाया था. तो इनको इसमें बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले थे. ठीक है. तो इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था. इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था बर्ड्स के ऊपर स्टडी करने के वजह से. ठीक है. तो बहुत सारा इन्होंने स्टडी किया हुआ था. He recorded the regions with the high diversity of birds and took measures to conserve these regions. तो इन्होंने बहुत सारा स्टडी किया था उसके ऊपर, बर्ड्स के ऊपर इन्होंने पूरा अपना लाइफ इन्वेस्ट किया. बर्ड्स के ऊपर स्टडी करके इन्होंने बहुत सारा, मतलब उन्होंने अवार्ड भी जीते थे, जिसमें सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा था, पद्म विभूषण अवार्ड था. ठीक है. What are the different ways in which you can group plants and animals based on their habitats? One way is to group them into those that live on land and those that live in water. तो कैसे कैसे आप लोग ग्रुप कर सकते हो हैबिटेट के ऊपर. हैबिटेट कैसा रहता है भाई, कहाँ पे, यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हमको. एक तो लैंड के ऊपर रहता है, या तो फिर एक तो वाटर के अंदर रहता है, उसके ऊपर भी हम लोग ग्रुप उसको कर सकते हैं. The plants and animals that live on land are said to live in terrestrial habitats. Some example of terrestrial habitats are forest, deserts, grassland, and mountains.
तो जो लैंड पे सरवाइव करते हैं, लैंड पे रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं भाई? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का एग्जांपल क्या क्या बताया गया है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन्स बताया गया है। द प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो पेड़ पौधे और जानवर जो पानी में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट्स बोलते हैं, क्योंकि पानी में जो रहता है उनको एक्वेटिक बोला जाता है, तो इसलिए एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जांपल्स कौन सा है? पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर है और ओशियन है, ठीक है। Some animals such as frogs can live in water as well as on land. These are called amphibians. Amphibians किसको बोलते हैं? जो पानी में भी रहता है और जो जमीन पे भी सरवाइव करता है। what would what would happen if the habitat of a plant or animal in dam is damaged? What would happen if a goat does not get grass to eat? Can fish survive without water? तो क्या होता है भाई, अगर उनका जो हैबिटेट रहता है वो अगर नहीं उनको सफिशिएंट है, तो क्या वो सरवाइव कर सकते हैं? क्या पूछ रहे हैं? अगर उनका हैबिटेट जो है डैमेज हो गया, जैसे कि प्लांट्स का हो या फिर एनिमल्स का, अगर गोट है उसको अगर खाने को ग्रास मिलेगा ही नहीं, तो क्या वो सरवाइव कर सकता है? और फिश को अगर पानी मिलेगा ही नहीं, तो क्या सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। ओके, talk with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. These changes often happen when habitats are damaged. तो क्या होता है भाई कि बचपन में आपके मम्मी पापा या फिर टीचर्स या फिर घर के आजू बाजू वाले लोग, तो उनके चाइल्डहुड में बर्ड्स एनिमल्स को देखा करते थे, प्लांट्स को देखा करते थे। उनमें से बहुत सारे बर्ड्स, प्लैनेट्स, प्लांट्स वगैरह अभी नहीं है एग्जिस्टेंस में। तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके हैबिटेट का डैमेज हो चुका था समटाइम्स पे, तो इसीलिए वो अभी नहीं है एग्जिस्टेंस में। तो वो चीजें होती है, तो उसके बारे में अपने पेरेंट्स से और नेबर से पूछ के समझ लेना, ये उन्होंने बोला गया है। These changes often happen when habitats are damaged. The damage to habitats of plants and animals results in loss of their homes, food and other resources. This leads to the loss of biodiversity. So ये जो हैबिटेट में प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह से क्या होता है भाई? उनका सिस्टम ही पूरा कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है उनको रहने में। अगर खाना खाने को ही नहीं मिल रहा है तो कितने दिन जिंदा रहेगा वो? ठीक है, उनको ग्रास मिल ही नहीं रहा खाने को, तो कैसे रहेगा? और फिश को अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो फिश कैसे जिंदा रहेगा? तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, उनके बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे चेंजेस आता है, डैमेजेस होता है, ठीक है। The population of a Bengal tiger, cheetah, and great Indian bustard has declined in India due to loss of natural habitats caused by human activities. The government of India has initiated several projects to conserve our biodiversity. Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population of Bengal tiger. The cheetah reintroduction project was initiated in 2022 to reserve the population of the cheetah. Similarly, habitats of the great Indian bustard have been declared as protected area in the states of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. So क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे? टाइगर्स हो गया, चीता हो गया, बंगाल टाइगर हो गया, चीता हो गया, और इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, इनका जो है संख्या में बहुत कमी हो रही है, क्योंकि इनके डाइवर्सिटी में, इनके हैबिटेट में बहुत सारा डैमेज हो रहा है। तो इसके वजह से इनको लॉस हो रहा है, इनकी संख्या कम होती आ रही है। तो इनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग एक्शंस लिए हैं। 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर इम्प्लीमेंट हुआ था, ताकि टाइगर्स को बचा सके, ठीक है। और उसके साथ साथ 2022 में अभी चीता की संख्या को बढ़ाने के लिए उनका रीइंट्रोडक्शन क्या हुआ था, प्रोजेक्ट किया गया था, चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, वो स्टार्ट किया गया था। और इंडियन बस्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में बहुत सारे वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर किए गए हैं, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो, बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देख सकते हो, ठीक है। तो ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट sacred groves. Okay, so क्या बोलते हैं? Sacred groves are disturbed patches of a forest. Their size may vary from quite small to very large. Sacred groves are found all over India. They are
home to different kind of plants and animals, including numerous medical plants. These are protected by the local community, and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groves or disturb the area. This way, sacred groves are a community protected treasure of biodiversity. Find out about the sacred groves in your region. ओके, तो सैक्रेड ग्रोव्स जो है ये घने जंगल के अंदर रहते हैं। इनको प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है, रहते हैं, इनको डिक्लेयर किया जाता है ताकि यहाँ के प्लांट्स को और एनिमल्स को कोई हार्म ना हो, ताकि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रह सके, प्लांट्स भी रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जड़ी बूटी के लिए यूज होते हैं, मेडिसिन बेस्ड प्लांट रहते हैं। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है भाई, इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको डिक्लेयर किया जाता है कि इनको सेफ रखा जाए। ठीक है, वी मस्ट प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी टू एंश्योर आवर प्लैनेट इज फुल ऑफ लाइफ, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव एंड थ्रिव। ओके, सो क्या करें हम लोग भी, हमको भी प्रोटेक्ट करना है अपने बायोडाइवर्सिटी को, हमको इंश्योर करना है कि अपने प्लैनेट को फुल ऑफ लाइफ रखना है। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना है भाई, प्लांट्स को और एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करना है, उनको ही रक्षा करनी है, उनको क्या है, हमको डेवलपमेंट के नाम पे फॉरेस्ट को खत्म नहीं करना है हमको, और एनिमल्स को भी नहीं खत्म करना है। ठीक है, तो उनको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो तभी जाके हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है वो अच्छे से रहेगा, हमारा हैबिटेट अच्छे से रहेगा, और हमारा जो ये बायोडाइवर्सिटी का सिस्टम है ये अच्छे से रह पाएगा, अगर हम लोग इसकी रक्षा अच्छे से कर सकते हैं तो। ठीक है, तो ये सारे जो वर्ड्स यहाँ पे आपके बुक में दिए गए हैं, ये न्यू वर्ड्स है, न्यू की वर्ड्स है, और यहाँ पे समरी दी गई है कि इस चैप्टर से आपने क्या क्या सीखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बाकी के आपके एक्टिविटीज है ये आपके क्लास में क्या करवाए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। तो ये रहा आपका चैप्टर, हम लोगों ने सीख लिया। कौन सा था आपका चैप्टर, क्या नाम था आपके चैप्टर का, बोलिए। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो ये आपका साइंस का सेकेंड चैप्टर था, क्यूरियोसिटी बुक का सेकेंड चैप्टर था, सीबीएस टॉपिक का। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। जिस किसी को भी समझ में नहीं आया कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, और जितनी जल्दी हो सके मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर को भी अपलोड करूंगी, उसका वीडियो भी अपलोड करूंगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।